विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए हम बात कर रहे हैं बीकॉम पार्ट थर्ड एबीएसटी पेपर और अपना टॉपिक चल रहा था प्रबंध लेखांकन। कौन सा टॉपिक चल रहा था? प्रबंध लेखांकन। प्रबंध लेखांकन में देखिए, प्रबंध लेखांकन के हमने कार्य कर लिए थे। प्रबंध लेखांकन के क्या कर लिए थे? कार्य कंप्लीट कर लिए थे। ये प्रबंध लेखांकन के कार्य कंप्लीट कर लिए थे। अब देखिए प्रबंध लेखांकन के कार्य कंप्लीट करने के बाद हम बात करते हैं प्रबंध लेखांकन की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ प्रबंध लेखांकन की सीमाएं। देखिए प्रबंध लेखांकन की सीमाएं, देखिए प्रबंध लेखांकन की सीमाएं क्या है? प्रबंध लेखांकन की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये फर्स्ट है वित्तीय लेखों पर आधारित। देखिए प्रबंध लेखांकन द्वारा प्रबंधकों को जो भी सूचनाएं विश्लेषित की जाती है, क्या जो भी सूचनाएं क्या की जाती है? विश्लेषित की जाती है। जो सूचनाएं विश्लेषित की जाती है वे सब वित्तीय और लागत लेखांकन द्वारा ही एकत्रित की जाती है। क्लियर हो गया? फिर देखिए आपका सेकंड है अधिकांश भूतकालिक सूचनाएं, अधिकांश भूतकालिक सूचनाएं। देखिए प्रबंध लेखांकन को जो सूचनाएं वित्तीय लेखांकन से प्राप्त होती है, प्रबंध लेखांकन को जो भी सूचनाएं वित्तीय लेखांकन से प्राप्त होती है वो अधिकांश सूचनाएं भूतकालीन से संबंधित होती है और भूतकालीन सूचनाओं के आधार पर ही प्रबंधकों द्वारा क्या किया जाता है? विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। नंबर थर्ड है प्रशासन का विकल्प नहीं। ठीक है, प्रशासन का विकल्प नहीं है। ठीक है, प्रशासन का विकल्प नहीं। ठीक है, प्रशासन के विकल्प की बात करते हैं तो देखिए ये प्रशासन का विकल्प नहीं, क्योंकि इसमें स्वयं के द्वारा किसी भी प्रकार के कोई निर्णय नहीं लिया जाता, नहीं ले सकता। निर्णय प्रबंध द्वारा ही लिए जाते हैं। इस प्रकार प्रबंध लेखांकन प्रबंध या प्रशासन का विकल्प नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए आपका अन्य विषयों के ज्ञान का अभाव। अन्य विषयों के ज्ञान का अन्य विषयों के ज्ञान का अभाव। देखिए अन्य विषय कौन कौन से आते हैं? अनेक प्रकार के विषय हैं, जैसे अर्थशास्त्री, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी और आपका ले लीजिए अभियांत्रिकी। इसलिए इसका क्षेत्र क्या है? व्यापक एवं विस्तृत हो गया है। इनको शामिल करने के कारण इसका क्षेत्र व्यापक और विस्तृत हो गया, व्यापक और विस्तृत हो गया। क्लियर हो गई बात? तो देखिए चार अपनी सीमाएं होगी। वित्तीय लेखों पर आधारित,
अधिकांश भूतकालिक सूचनाएं, प्रशासन का विकल्प नहीं, अन्य विषयों के ज्ञान का अभाव। नेक्स्ट देखिए खर्चीली पद्धति। खर्चीली पद्धति, देखिए खर्चीली पद्धति किसी व्यावसायिक संस्था में प्रबंध लेखांकन के लिए एक बड़े संख्या में नियम और संगठन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस प्रबंध लेखांकन को क्या कहा गया है कि यह एक क्या है, खर्चीली पद्धति है। क्या है, खर्चीली पद्धति है। ये कहने का मतलब बहुत नियम, कानून, कायदे और संगठन का स्तर भी क्या होता है, इसमें बड़ा होता है, इसलिए इसको क्या बताया गया, खर्चीली पद्धति। विस्तृत क्षेत्र, देखिए विस्तृत क्षेत्र की बात करें, विस्तृत क्षेत्र, तो विस्तृत क्षेत्र प्रबंध लेखांकन के उद्देश्यों की महत्वाकांक्षा अति विस्तृत होने के कारण इसके अनुपालन में अनेक कठिनाइयां आती है और उनसे एक और ऐतिहासिक घटनाओं को का मुद्रा के रूप में अभिलेखन व निर्वचन करना पड़ता है, जो बहुत ही क्या होगा, कठिन होगा। क्लियर होगी बात। फिर बात आती है आपकी नेक्स्ट विकासशील अवस्था। विकासशील अवस्था, देखिए विकासशील अवस्था प्रबंध लेखांकन या विकास लगभग गत 4 दशकों की देन है और निरंतर इसमें कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। क्लियर, इसलिए इसको क्या किया जा रहा है, इसे विकासशील अवस्था बताया गया है। क्या बताया गया है, विकासशील अवस्था बताया गया है। फिर देखिए मनोवैज्ञानिक विरोध, अंतिम देखिए मनोवैज्ञानिक देखिए प्रबंध लेखांकन की जो सीमाएं थी वो कौन कौन सी आपकी सीमाएं हैं, प्रबंध लेखांकन की सीमा पहली थी आपकी वित्तीय लेखों पर आधारित, दूसरी थी अधिकांश भूतकालिक सूचनाएं, प्रशासन का विकल्प नहीं, अन्य विषयों के ज्ञान का अभाव, खर्चीली पद्धति, विस्तृत क्षेत्र, विकासशील अवस्था, मनोवैज्ञानिक विरोध। मनोवैज्ञानिक विरोध। अब हम बात करते हैं, देखिए ये तो क्या हो गई प्रबंध लेखांकन की सीमाएं। अब काफी बार एग्जाम में आता है कि प्रबंध लेखांकन के कार्य या भूमिका व उसके दायित्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन आता है कि प्रबंध लेखांकन के कार्य व दायित्व का सविस्तार क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। लेखापाल के कार्य या प्रबंध लेखापाल के कार्य या फंक्शन या रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। देखिए जो प्रबंध लेखापाल के कार्य हैं वो बहुत विश्लेषणात्मक कार्य भी होते हैं और प्रशासनिक कार्य भी होते हैं। अब कार्य हैं जो बहुत प्रकार के हैं। देखिए प्रबंध लेखापाल को कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं। पहला होता है नियंत्रण के लिए नियोजन। कौन सा है? नियंत्रण के लिए नियोजन।
अर्थात प्रबंध लेखापाल को है उसको अच्छा सर्वश्रेष्ठ नियोजन करने के लिए अनेक कार्यों पर नियंत्रण रखना पड़ता है। क्लियर? जैसे योजना किस प्रकार से बनानी है, किन चीजों को ध्यान में रखना है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? प्रबंध लेखापाल द्वारा ही किया जाता है। फिर है प्रतिवेदन एवं व्याख्या। प्रतिवेदन एवं व्याख्या। देखिए प्रतिवेदन में जैसे उन्होंने क्या किया कि लाभ हानि विवरण है और स्थिति विवरण है। तो जैसे स्थिति विवरण की उन्होंने चिट्टे की क्या किया? व्याख्या की, और उसमें बताया कि कंपनी की जो 31 मार्च 2020 को जो भी लाभ हानि विवरण और चिट्टा बनाया गया है वो कंपनी की सही वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करता है या नहीं करता, उसकी लाभदायकता का माप कैसा है, उसकी शोधन क्षमता का माप तो कैसा है, कंपनी की वित्तीय स्थिति किस प्रकार की है, ये कार्य भी किसको करने होते हैं? प्रबंध लेखापाल द्वारा किया जाता है। और वो प्रतिवेदन को ध्यान में रखकर उसकी क्या करता है? व्याख्या करता है। फिर देखिए सरकार को सूचना एवं कर नियोजन। देखिए सरकार को सूचना एवं कर नियोजन। देखिए जो कानून के अनुसार आवश्यक तथ्यों के बारे में सरकारी अधिकारियों को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन, जो भी सरकार को किसी भी प्रकार के प्रतिवेदन भेजने हैं वो प्रतिवेदन भेजने का काम भी कौन करेगा? प्रबंध लेखापाल करेगा। और कर नियोजन अर्थात सरकार को कितना कर जमा कराना है, अब वित्तीय वर्ष में गत वर्ष का कर निदान वर्ष में कितना कर का भुगतान करना है, इसकी प्लानिंग भी किसके द्वारा की जाती है? प्रबंध लेखापाल द्वारा की जाती है। एक होता है आर्थिक मूल्यांकन। नेक्स्ट कार्य देखिए किसका? प्रबंध लेखांकन का। आर्थिक मूल्यांकन, आर्थिक इकोनॉमिकल वैल्यूएशन। ठीक है, इकोनॉमिकल वैल्यूएशन बहुत बड़ा कार्य है और यह एक देता है प्रबंध लेखांकन की जो भी आर्थिक और सामाजिक कारणों की ये क्या करता है? निरंतर जांच करता है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है या नहीं है। क्लियर? तो इकोनॉमिक वैल्यूएशन का काम भी कौन करेगा? प्रबंध लेखापाल करेगा। उसके बाद देखिए संपत्तियों की सुरक्षा। संपत्तियों की सुरक्षा देखिए यह भी प्रबंध लेखांकन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। कंपनी में विभिन्न प्रकार की संपत्तियां होती है और उन संपत्तियों की उचित समय पर सही समय पर प्रॉपर वे में देखभाल करने का कार्य भी किसका होता है? लेखापाल। तो वो इनकी देखिए उनकी सुरक्षा किस प्रकार कर सकता है? जैसे मान लीजिए कंपनी ने खरीदी है, तो जैसे मान लीजिए मशीन खरीदा गया कंपनी के लिए, तो वो उसकी आंतरिक जांच करवा सकता है और अंकेक्षण कार्य करवाकर क्या कर सकता है? संपत्तियों की सुरक्षा कर सकता है। अंकेक्षण का मतलब होता है कि जो चिट्ठे की सत्यता और शुद्धता की जांच करना, अर्थात आपके व्यापार में जो भी लेन देन हुए हैं उन सभी की सत्यता और शुद्धता की जांच करना कि आपने जो भी लेके जो के किया है उसको सही आपने दर्ज किया है या नहीं किया है। फिर लेखांकन व्यवस्था का संचालन। लेखांकन व्यवस्था का संचालन यह भी प्रबंध लेखांकन का महत्वपूर्ण कार्य है। अर्थात
लेखांकन अवस्था विकसित करना ताकि संस्था की समस्त क्रियाएं, संपत्तियां, दायित्व को उचित प्रकार से मापा जा सके, मापने के बाद उनको लिखा जा सकते और लिखने के बाद उनको जो भी अपने उच्च अधिकारी है वहां तक संवहन करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, प्रबंध लेखापाल द्वारा किया जाता है। फिर देखिए लेखा परीक्षण का प्रबंध, लेखा परीक्षण का प्रबंध। देखा लेखा परीक्षण होता है, उसका दूसरा नाम होता है अंकेक्षण, अर्थात कब अंकेक्षण कराना है, किस प्रकार का अंकेक्षण कराना है, ये कार्य भी किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रबंध लेखापाल के द्वारा किए जाते हैं। कि आपको आंतरिक अंकेक्षण करवाना है, पूर्ण अंकेक्षण करवाना है, निष्पत्ति अंकेक्षण करवाना है, जो भी जिस भी प्रकार का अंकेक्षण करना है उसका प्रबंध किसके द्वारा किया जाएगा, प्रबंध लेखापाल द्वारा किया जाएगा। फिर देखिए आगे नेक्स्ट पूंजी व्यय निर्णय। देखिए आपको पूंजी व्यय निर्णय लेना का मतलब होता है कि उचित समय पर सही तकनीक के माध्यम से क्या करना, निर्णय लेना। जैसे मान लीजिए मार्केट में बहुत प्रकार की मशीनें और आपको उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए, मशीन चाहिए। तो देखिए एक मशीन तो क्या हो रही है, ए नाम की मशीन है वो 5 लाख रुपए में आ रही है, बी मशीन है वो 10 लाख रुपए में आ रही है, और एक सी वैरायटी की मशीन है वो 4 लाख में आ रही है। ये हमें 10 लाख रुपए 3 साल में कमा के दे रही है, ये 2 साल में, और ये हमें 1 साल 1 ईयर में पैसा कमा कर दे रही है। तो देखिए पूंजी व्यय निर्णय कि हमें कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए, ये निर्णय भी किसके द्वारा लिया जाएगा, हमें सी मशीन खरीदनी चाहिए। तो ये निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा, प्रबंध लेखापाल के द्वारा लिया जाएगा। क्योंकि आप 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, वो 4 लाख तो आपको उसी ईयर में क्या कर रही है, कमा कर दे रही है। तो सर्वश्रेष्ठ पूंजी में निर्णय लेने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, प्रबंध लेखापाल द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए रोकड़ का प्रबंध। कोई भी कंपनी है, संस्था है, अगर उसके पास पर्याप्त मात्रा में क्या है, रोकड़ है, पर्याप्त मात्रा में क्या है, रोकड़ है, तो उसकी सभी क्रियाएं रोकड़ से बाधित नहीं होती। क्योंकि उसको माल खरीदना है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा पड़ा है, तो वो माल आसानी से खरीद सकता है। उसको अपने लेनदारों को भुगतान करना है, तो अगर रोकड़ है तो वो उनको भुगतान कर सकता है। तो कहने का मतलब संस्था में, कंपनी में पर्याप्त मात्रा में रोकड़ हो, इसकी व्यवस्था भी किसके द्वारा की जाएगी, प्रबंध लेखापाल द्वारा की जाएगी। स्कंध व्यवस्था का संचालन। देखिए स्कंध व्यवस्था का संचालन, स्कंध का मतलब क्या होता है, किसी माल को उत्पादित करने या विक्रय करने के लिए विभिन्न घटकों का जो संचय होता है वही क्या कहलाता है, आपका स्कंध कहलाता है। क्या कहलाता है, स्कंध कहलाता है। देखिए स्कंध व्यवस्था का संचालन ये कि कंपनी के पास कितना स्टॉक गोदाम में रहना चाहिए, कब कंपनी को ऑर्डर देना चाहिए, कहां से कंपनी को तक माल खरीदना चाहिए, ये सारी व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, प्रबंध लेखापाल द्वारा किया जाएगा। अगर प्रबंध लेखापाल द्वारा स्कंध व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन नहीं किया गया है तो कंपनी को विभिन्न प्रकार की हानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे आपके पास पर्याप्त मात्रा में क्या है स्कंध लिए, और आपके यहाँ पर गोदाम पर ग्राहक खड़े हैं और उनको माल उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो आपको विक्रय से क्या होगी, लाभ की हानि होगी। अगर आपके पास होता तो आप उसे बेचते, और बेचते तो उससे आपको क्या होता, लाभ होता। क्लियर? वित्तीय विवरण बनवाना।
देखिए वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण में आपके दो होगा, एक तो कौन सा होगा, लाभ हानि विवरण, और दूसरा आपका बनेगा क्या, बैलेंस शीट, या आप इसे स्थिति विवरण भी कह सकते हो। तो आप देखिए इन दोनों को बनवाने का काम भी किसके द्वारा किया जाएगा, प्रबंध लेखापाल द्वारा किया जाएगा। देखिए ये दोनों आपको कोई भी कंपनी होती है उसको वित्तीय वर्ष के समाप्ति तक इनको तैयार करना पड़ता है। जैसे 31 मार्च स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट और 31 मार्च, तो इनको जो भी आपका वित्तीय वर्ष होगा उसका एंड ऑफ द जो ईयर होगा, एंड ऑफ द मंथ, उसमें आपको क्या करना है, 31 मार्च को चिट्टा और लाभांश विवरण दोनों आपको तैयार करने पड़ते हैं। और ये तैयार कराने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, प्रबंध लेखापाल द्वारा किया जाता है। वेतन सूची संबंधी कार्य, नेक्स्ट देखिए वेतन देखिए सैलरी जो भी जितने भी कंपनी में कर्मचारी है, स्टाफ है, उनकी जो भी वेतन सूची बनवानी है उसका काम भी किसके द्वारा किया जाएगा, प्रबंध लेखापाल द्वारा किया जाएगा। फिर देखिए आप सांख्यिकी संबंधी कार्य, सांख्यिकी संबंधी कार्य, और एक बजट व्यवस्था का संचालन। अंतिम कार्य देख लीजिए, तो ये सारे कंप्लीट क्या हो गए, कार्य हो गए। किसके कार्य हो गए, प्रबंध लेखापाल के कार्य हो गए, प्रबंध लेखापाल के कार्य। देखिए प्रबंध लेखापाल के कार्य, एक बार ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में कि प्रबंध लेखापाल के कार्य। तो प्रबंध लेखापाल का देखिए, लेखापाल का जो पहला कार्य था वो था क्या, नियंत्रण के लिए नियोजन, दूसरा था प्रतिवेदन में व्याख्या, तीसरा था सरकार को सूचना व कर नियोजन, चौथा था आर्थिक मूल्यांकन, पांचवा था संपत्तियों की सुरक्षा, छठा था लेखांकन व्यवस्था का संचालन करना। क्लियर, कौन कौन से लेन देनों का इस प्रकार से लेखा किया जाएगा। लेखा परीक्षण का प्रबंध, लेखा परीक्षण को अंकेक्षण के नाम से भी क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। फिर आपका है पूंजी व्यय निर्णय, रोकड़ का प्रबंध, स्कंद व्यवस्था का संचालन, स्कंद व्यवस्था का संचालन, वित्तीय विवरण बनाना, इसमें वित्तीय विवरण में कौन कौन से विवरण बनेंगे, लाभांश विवरण बनेगा और चिट्टा बनेगा। फिर आपका है वेतन सूची संबंधी कार्य और सांख्यिकी संबंधी कार्य, बजट व्यवस्था का संचालन, और अंतिम में बजट व्यवस्था का संचालन, बजट व्यवस्था का संचालन, रोकड़ का प्रबंध, स्कंद व्यवस्था का संचालन। तो ये प्रबंध लेखापाल के कार्य या भूमिका। अब हम बात करते हैं प्रबंध लेखापाल के दायित्व। प्रबंध लेखापाल का देखिए, प्रबंध लेखापाल के दायित्व को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। एक तो आपका आता है मामले की परिस्थिति,
दूसरा दायित्व है प्रबंध लेखापाल की स्थिति। प्रबंध लेखापाल की स्थिति, तो दायित्व को कितने भागों में बांटा गया? प्रबंध लेखापाल के दायित्व को 2 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा? मामले की परिस्थितियां, और दूसरा कौन सा? आपका प्रबंध लेखापाल की स्थिति। अब देखिए आगे की बात करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट। कितने लेखांकन का प्रबंध लेखांकन अंतर देखिए, अंतर का ऑब्जेक्ट। देखिए वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य आर्थिक परिणामों की जानकारी प्राप्त करना है। जबकि प्रबंध लेखांकन का उद्देश्य प्रबंधकों को उनके कार्यों के लिए
देखिए प्रबंध लेखांकन का उद्देश्य प्रबंधकों को उनके कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए कुशल निष्पादन के लिए सूचनाओं को प्रस्तुत करना है। देखिए ये तो क्या हो गया दोनों के उद्देश्यों। फिर बात आती है क्षेत्र की। देखिए वित्तीय लेखांकन का क्षेत्र संकुचित है। वित्तीय लेखांकन का क्षेत्र संकुचित है, जबकि प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र व्यापक है, बड़ा है। फिर देखिए उद्देश्य हो गए, क्षेत्र हो गए, फिर है अंकेक्षण। वित्तीय लेखांकन का अंकेक्षण कराना संभव है। लेखांकन संबंधी समग्रता अंकेक्षण संभव है, जबकि प्रबंध लेखांकन समग्रता अंकेक्षण संभव नहीं है। उसके बाद देखिए लेखांकन में सूचना की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। जबकि प्रबंध लेखांकन में सूचना की शुद्धता पर जोर नहीं दिया जाता। क्या है अनिवार्यता? प्रत्येक व्यवसाय के लिए वित्तीय लेखांकन अनिवार्य है। व्यवसाय के लिए
कर सकते हैं। किसमें अंतर होगा? प्रबंध लेखांकन में और वित्तीय लेखांकन और प्रबंध लेखांकन में अंतर। वित्तीय लेखांकन और प्रबंध लेखांकन में अंतर। क्लियर हो गई बात? दोनों में अंतर आपका ये कंप्लीट है। क्लियर? तो आप देखिए अंतर के आधार क्या क्या हो गए? अंतर का आधार हो गया उद्देश्य। उद्देश्य का वित्तीय लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आर्थिक परिणामों की जानकारी प्राप्त करना है, जबकि प्रबंध लेखांकन का उद्देश्य प्रबंधकों को उनके कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए सूचनाओं को प्रस्तुत करना है। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्र प्रबंध वित्तीय लेखांकन का क्षेत्र संकुचित है। क्या है? संकुचित। लेकिन इसका क्षेत्र क्या है? व्यापक है। फिर है अंकेक्षण। इसका अंकेक्षण संभव है, लेकिन इसका अंकेक्षण संभव नहीं है। फिर देखिए शुद्धता। इसमें सूचना की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। इसमें वित्तीय लेखांकन में, लेकिन प्रबंध लेखांकन में सूचना की शुद्धता पर जोर नहीं दिया जाता। अनिवार्यता। प्रत्येक व्यवसाय के लिए वित्तीय लेखांकन आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है, क्योंकि आपको वित्तीय स्थिति की जानकारी चाहिए और वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए आपको लाभानी विवरण और चिट्ठा बनाना पड़ता है। इसलिए क्या है? अनिवार्य है वित्तीय लेखांकन, लेकिन प्रबंध लेखांकन अनिवार्य नहीं है। क्लियर हो गई? तो ये आपका प्रबंध लेखांकन का जो टॉपिक था यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 में देखिए, यूनिट नंबर 4 में आपके उत्तोलक कंप्लीट है, कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्लीट है, थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्लीट है और प्रबंध लेखांकन वाला चैप्टर कंप्लीट है। तो आपकी ये यूनिट नंबर जो बीकॉम फाइनल ईयर था उसकी यूनिट नंबर 4 तो आपकी क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर हो गई? अब हम जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें यूनिट नंबर 5 की बात करेंगे। यूनिट नंबर 5 यूनिट की बात